का एक बार फिर से ऑनलाइन क्लास में सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटर कॉलेज ममरखापुर बरियामुन अम्बेडकर नगर में। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 9 यानी क्लास 9 के सामाजिक विज्ञान विषय में जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, आपकी 4 बुकें हैं। एक में हिस्ट्री है आपका, एक में पॉलिटिक्स है, एक में जियोग्राफी है और इसमें क्या है इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र है। तो उसमें जो अर्थशास्त्र वाला पार्ट है, इसी में जो चैप्टर फर्स्ट है वो है पालमपुर गांव की कहानी। जान लीजिए कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है। इसमें ये प्रयास किया गया है कि आपको आपके देश के ग्रामीण यानी कि गांव की अर्थव्यवस्था से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो कुछ विचार हैं, इनसे आपको परिचित कराना है। इनसे संबंधित जो विचार हैं उनको आपको समझाना है। आप अपने देश के ग्रामीण परिवेश, वहाँ क्रिया विधियाँ, उनसे संबंधित जो हमारे अंदर विचार हैं उनके बारे में आप समझ जाएं। अगर इसको समझते हैं तो फिर आप और अच्छे तरीके से आने वाले विषयों में या इस विषय के आने वाले पाठों में या और आगे जितनी भी पढ़ाई या तैयारी करना चाहते हैं उससे संबंधित जो चीज़ें आएंगी उनको आप अच्छे से समझ सकेंगे। जैसे कोई भी चीज़ हो, अगर आप उसको रटते हैं तो भूलते भी हैं, लेकिन अगर किसी चीज़ को आप समझ लेते हैं तो आप नहीं भूलते हैं। फिर उससे जुड़ी कुछ भी आपको लिखने को पढ़ने को बोल दिया जाए तो आप लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो गांव में देखिए, कोई भी गांव हो, कल्पना कीजिए आप अपने गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। जिस गांव में आपका घर है आप उस गांव के बारे में पढ़ रहे हैं। मान लीजिए आप गांव में आपका घर नहीं है, आपका घर शहर में है, तो भी आप किसी एक गांव के बारे में या पालमपुर इस गांव के बारे में ही समझ सकते हैं। आपको कल्पना करना है। तो इसमें सबसे पहले आपको देखा जाएगा कि आपके गांव के लोगों का जो मुख्य कार्य है वो क्या है। तो हमें पता है आज़ादी से पहले से और आज़ादी के बाद और आज तक हमारे देश में जो भी गांव हैं इनकी जो प्राथमिक क्रिया है वो है कृषि। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ की जो अधिकांश जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर करती है। आधे से अधिक हमारे यहाँ की जो कार्यशील का मतलब जो काम करने वाली जनसंख्या है वो कृषि कार्यों में ही संलग्न है। यहीं से उसको रोजगार मिलता है, यहीं से चाहे जितना उसको प्राप्ति हो कृषि में ही लगी हुई रहती है। इसके अलावा कृषि के अलावा कुछ और सहायक क्रिया होती है। कृषि की जो सहायक क्रिया है वो है पशुपालन। कृषि के साथ साथ लोग पशुपालन भी करते हैं। गाय भैंस बकरियां पालना, दूध बेचना, कुछ आमदनी प्राप्त कर लेना। तो जो ये गांव है, जिस गांव के बारे में बात हो रही है, ये गांव कस्बों और शहरों से जुड़ा हुआ है। कस्बा क्या होता है? छोटा शहर, यानी कि एक बाज़ार से बड़ा। जैसे बरियामुन बाज़ार है, यहाँ इस बरियामुन बाज़ार से थोड़ा बड़ा लेकिन शहर से थोड़ा छोटा, वो कस्बा होता है। कस्बों और शहरों से अच्छी तरह से जुड़ा है। जुड़ेगा कैसे? या तो सड़कों के माध्यम से जुड़ेगा, संचार माध्यमों से जुड़ेगा, बिजली पानी की सुविधाओं से जुड़ेगा, पढ़ाई लिखाई शिक्षा पाठशाला से जुड़ेगा, तो भी इसको जुड़ाव कहते हैं। जैसे आप लोग भी पढ़ाई से जुड़ रहे हैं, इसी में से कुछ लोग पढ़ाई से नहीं जुड़ना चाहते हैं, केवल मस्ती करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे जैसे जो गांव एक तरह से विकसित है, सड़कों के माध्यम से, बाजारों से जुड़ा है, शहरों से जुड़ा है, इसका मतलब क्या है? या बिजली पानी की सुविधा उपलब्ध है, कृषि कार्य अच्छे से होता है, इसका मतलब यहाँ पर के लोग या तो शहरों में पढ़ने के लिए बच्चों को भेजते हैं या फिर अपने जो भी कुछ उत्पाद हैं, गुड़ है, अनाज है या दूध है, डेयरी सामान जो भी है, उसको क्या करते हैं, शहरों को ले जाके बेचते हैं। तो इस तरह से उनको आमदनी मिलता है। और कुछ लोग
देखिए ये तो कृषिगत क्रियाएं हैं, जैसे पशुपालन करना और कृषि करना, ये कृषिगत यानी कृषि से संबंधित क्रियाएं हैं। और इस गांव में कुछ लोग ऐसे भी काम करते हैं कि जो गैर कृषि क्रियाएं कहलाती हैं। गैर कृषि क्रियाएं का मतलब होता है उसमें कृषि नहीं किया जाता है। क्या आप बता सकते हैं कुछ गैर कृषि क्रियाओं के नाम? गैर कृषि क्रियाएं यानी कि ऐसी क्रियाएं जिसमें कृषि नहीं की जाती। सोच लीजिए, बताते हैं। किराना की दुकान हो गया, कोई बाल काट रहा है, कोई कपड़े धो रहा है, कोई मोची का काम कर रहा है, ये सभी क्या है? कृषि तो नहीं है। तो ये गैर कृषि क्रियाएं हैं। तो ये काम भी पालमपुर गांव में होता है। आप याद करिए आपके गांव में होता है या नहीं होता है। अब देखिए आता है एक शब्द उत्पादन, यानी कि प्रोडक्शन। प्रोडक्शन चीज़ों का उत्पादन, वस्तुओं का उत्पादन कैसे होता है? देखिए गांव की बात हम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है गांव में किस चीज़ का उत्पादन होगा? अनाज का, खाद्यान्न का। तो जो भूमि है, जो लैंड है, ये एक नेचुरल रिसोर्स है, यानी कि प्राकृतिक संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधनों में इनमें हमको जल मिलेगा, जंगल मिलेगा, खनिज पदार्थ मिलेगा, इनका यूज हम करते हैं उत्पादन में। यानी कि गांव में उत्पादन में, यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक के उत्पादन में। प्राथमिक देखिए क्षेत्रक जो होता है, अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया है: प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक। इन सभी में क्षेत्रक कॉमन है। ठीक, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र। तो इसमें जो है जो कृषिगत क्रियाएं हैं, जो प्राकृतिक वस्तुओं से, प्राकृतिक संसाधनों का यूज करके जो उत्पादन किया जाता है वो प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है। और इसमें जो होता है कोई बहुत पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्राथमिक क्षेत्र में काम करने के लिए, यानी कि कृषि से संबंधित कामों को करने के लिए बहुत पढ़े लिखे हुए लोगों की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें अनपढ़ यानी कि गैर पढ़े लिखे लोग भी इसमें काम कर सकते हैं। और एक चीज़ और, उत्पादन हम करने जा रहे हैं, भूमि हमको मिल गई, श्रम यानी कि मेहनत हमको मिल गया, पढ़े लिखे ज़्यादा लोगों की ज़रूरत हमको है नहीं। और एक चीज़ और है, पूंजी, भौतिक पूंजी। एक चीज़ है भौतिक पूंजी, पूंजी भी हमको चाहिए। कैसे उत्पादन कर लोगे? बिना किसी औजार के, बिना किसी मशीन के। तो जो आपका भौतिक पूंजी है, इसमें आपके औजार जैसे फावड़ा है या फिर ट्रैक्टर है, जो भी आप इस्तेमाल करते हो खेतों में उत्पादन बढ़ाने के लिए, वो आपका भौतिक पूंजी कहलाता है। तो इसके बाद अब हम देखते हैं एक हेडिंग और आता है इस गांव की बात, जो पालमपुर गांव की बात चल रही है, उस गांव की बात हम कर रहे हैं। पालमपुर में खेती, खेती कैसे यहाँ होती है? अभी बात करना है। पालमपुर में खेती, पालमपुर में खेती की बात कर रहे हैं। अभी पढ़ाते कुछ नहीं कर रहे हैं। पालमपुर में खेती की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए जो भूमि है, जो जमीन है, वो क्या है? स्थिर है, यानी कि अस्थाई है। पालमपुर में भूमि जो है स्थिर है। इस गांव में 75% पीपुल, यानी कि 75% जो लोग हैं वो खेती पर ही निर्भर है। हमारे आपके गांव में भी लगभग 75% लोग ही खेती पर निर्भर करते हैं। बाकी जो बचते हैं वही कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोई व्यवसाय या फिर नौकरियों में लगे हुए हैं। और इन भूमि स्थिर का मतलब इनके भूमि को कोई ऐसा नहीं कि भूमि ले या छीन ले जाए। तो भूमि इनकी है और इन्होंने मेहनत करके जो
अनुत्पादक ज़मीनें थीं या बंजर टाइप की जो भूमि थी उसको क्या किया इन लोगों ने उपजाऊ भूमि में बदल दिया है। उपजाऊ भूमि में आप कैसे बदलते हैं, जाहिर सी बात सिंचाई की व्यवस्था करेंगे और उर्वरकों का भी प्रयोग कर लेंगे। तो इसी संबंध में जो अगली हेडिंग है, क्या उसी भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। जो बंजर भूमि है क्या इस भूमि से अधिक पैदावार करने का कोई तरीका है। बिल्कुल आप हाँ कहोगे, गांव से जुड़े हो तो ज़रूर कहोगे हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, सिंचाई की सुविधा बेहतर बना लेंगे, कीटाणुओं का प्रयोग भगाने के लिए कीटाणुनाशक का प्रयोग कर लेंगे, या उत्तम किस्म के अच्छी किस्म का जो खादें हैं पोषक तत्वों से भरपूर, जो चाहे जैविक खाद हो चाहे रासायनिक खाद हैं, इनका प्रयोग करके हम ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार कर लेंगे। इसके अलावा क्या करते हैं, फसलों का चक्रीय क्रम में हम फसलों को बोते हैं। इस बार कोई फसल लगाए, अगली बार कुछ और फसल लगाए, फिर और फसल लगाए, तो इससे क्या होता है, फसल चक्र बदलने से भूमि की उर्वरता शक्ति बनी रहती है। ये सभी गांव क्या होता है, ये सभी चीज़ है पालमपुर गांव में चल रहा है। फिर एक चीज़ है आपका, सुने होंगे हरित क्रांति। 1960 के दशक में, यानी कि 1960 के दशक में एक वैज्ञानिक आपके देश में थे, उनका नाम था M.S. स्वामीनाथन। इन्होंने ये कहा कि भैया अभी भी हम लोग जल्दी जल्दी आज़ाद हुए हैं। सभी वैज्ञानिक चिंतित थे, सरकारें चिंतित थी कि अभी अभी हम आज़ाद हुए हैं और जनसंख्या हमारे यहाँ इतनी अधिक है, तो फिर खाद्यान्न का संकट है, कोई सिंचाई सुविधा अच्छी नहीं थी और अनाज की उत्तम किस्में भी नहीं थी। जैसे हाइब्रिड बीज खरीद लाते हो, ढेर सारा पैदावार आप लोग उगाते हो खेतों में, तो ये सब कोई सुविधा नहीं थी। तो भुखमरी की ज़्यादातर समस्या थी हमारे यहाँ। तो सोचा गया कि कैसे क्या किया जाए कि जो है खाद्यान्न में हमको आत्मनिर्भरता प्राप्त हो जाए, किसी दूसरे देश से हमको कुछ खरीद के ना मंगाना पड़े। तो इसलिए स्वामीनाथन जी ने 1960 के दशक में एक क्रांति इन्होंने चलाया था। क्रांति का मतलब, ये क्रांति क्या होता है, किसी भी कार्य को करने के लिए जब ढेर बड़े पैमाने पर अधिक लोग इकट्ठा होकर कोई कार्य करते हैं मिलजुल कर, उसी को क्रांति कहा जाता है। तो हरित क्रांति यानी कि खेतों से संबंधित अधिक उत्पादन करने से संबंधित प्रयास किया गया लोगों के द्वारा, भारत के लोगों के समूहों के द्वारा मिलजुल कर, उसी को हरित क्रांति कहा गया। इस क्रांति में क्या था कि अधिक उपज देने वाले बीज का संशोधन किया गया, बनाया गया और उर्वरकों का निर्माण किया गया, उर्वरक बनाए जाने लगे, फैक्ट्रियाँ स्थापित की गई, उर्वरक बनाए जाने लगे और अत्याधुनिक औजार, कृषि औजार, जैसे देखिए ट्रैक्टर है, अभी तो रोटावेटर आ गया, तमाम कौन सा वेटर, ऐसी चीज़ें आ गई। इनसे जो होता है कम समय में ज़्यादा काम हो जाता है और खेती अच्छे से होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार होता है। सिंचाई की व्यवस्था कर दी गई। पहले क्या था हमारे यहाँ कि केवल भगवान बरसेंगे बस खेत तभी सींचा जाएगा। ये 10 दिन बरस दिए, ज़्यादा बरस दिए तो गल गया फसल, और नहीं बरसे तो सूख गई, ये हालत था। तो नहरें निकाली गई और सिंचाई की व्यवस्था बनाई गई। कीटनाशक का निर्माण किया गया, जैसे कीटों से भी हमारे यहाँ की फसलें नष्ट हो जाती थी, तो कीटनाशक बनाया गया, उनसे बचाया, कीटाणुओं से फसलों को बचाने के लिए। बाकी बिजली बनाई गई, तमाम जगह ट्यूबवेलें लगाई गई, मतलब सिंचाई व्यवस्था बेहतर बनाई गई, अधिक उपज वाले बीज बनाए गए, उर्वरक बनाए गए और कृषि औजार बनाए गए। तब क्या हुआ, उत्पादन बढ़ा। आज हम आत्मनिर्भर हैं। आज तो हम तमाम ऐसी फसलें हैं जो विदेशों को भी देते हैं, पहले मंगाते थे, देते भी हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अगले हेडिंग। बच्चों आपको समझना है, पालमपुर के किसानों में भूमि किस प्रकार वितरित है। आप अपने गांव में देखिए, पालमपुर की बात सोचिए या फिर अपने गांव की बात सोचिए कि आपके गांव में भूमि किस प्रकार वितरित है। क्या सभी के पास लगभग औसतन बराबर खेत है, या किसी के पास 20 बीघा, किसी के पास 5 बिस्सा है, ऐसा कुछ सिस्टम है। तो इससे समझ में आपको आएगा। तो जाहिर सी बात है, जो नियम है वो ऐसा ही होना चाहिए, लगभग सभी को समान रूप से कृषि मिले या किसी भूमि मिले। फिर देखते हैं खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, एक वर्ड है
खेतों के लिए आवश्यक पूंजी ये बच्चों, बस 4 मिनट और रुकिए। खेतों के लिए आवश्यक पूंजी, ये पूंजी कौन लाएगा? आपको खेती करना है, आपके गांव में अपनी खेती करना, पूंजी कौन देगा? भीख मांग के लाएंगे? ये आप ही लाएंगे। और एक चीज़ और ध्यान दें कि कृषि कार्य हेतु तो सरकार के द्वारा भी ऋण उपलब्ध कराया जाता है किसानों को कम ब्याज दर पर, सस्ते ब्याज पर। जैसे आपको कृषि औजार खरीदना हुआ, बीज खरीदना हुआ या अन्य कोई चीज़ें खरीदनी हुई कृषि से संबंधित, तो उसके लिए पूंजी जो है सरकार उपलब्ध कराती है। तो यही तो इसमें जो है जी, थोड़ा सा एक हेडिंग और लास्ट बचता है बच्चों। अधिशेष कृषि उत्पादों की विकृति। अधिशेष का मतलब होता है जो बच गई है, यानी कि जो आपके उपभोग से, आपके खाने से जो बच गई उसको आप क्या करते हैं? बेच देते हैं। तो पालमपुर के किसान जो हैं, पालमपुर गांव वाले लोग जो हैं, इन अधिशेष उत्पादों को ले जाकर कस्बों में, शहरों में बेच देते हैं। आप लोगों के गांव के लोग भी ऐसा ही करते होंगे। इसके अलावा पालमपुर में गैर कृषि क्रियाएं, आपके गांव में भी गैर कृषि क्रियाएं होती हैं, चलती हैं। अभी हमने बताया कुछ लोग जो है बाल काटने का काम करते हैं, कुछ अदर काम करते हैं, किराना की दुकान चलाते हैं, कपड़ा सिलने का काम करते हैं। मतलब ऐसी क्रियाएं जो कृषि जिसमें नहीं करना पड़ता, वो गैर कृषि क्रियाएं होती हैं। तो किताबें सबके पास होंगी, लगभग एक चैप्टर एंड होता है बच्चों। एक चैप्टर एंड हुआ। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट जो भी बातें होंगी उसको चर्चा करेंगे।